औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम निहायत वाजिबुल एहतराम मौजूद हाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। हकीम एजाज़ मसाजिद सिवागिया दवाखाना से हाज़िर खिदमत हूँ। सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जैसा कि आपको मालूम है कि मेडिकल एजुकेशन में तदरीस तिब्ब यूनानी की तदरीस जो है ये शुरू की हुई है और आजकल हम डाइजेस्टिव सिस्टम यानी निज़ामी इन्हिज़ाम पढ़ रहे हैं। और निज़ामी इन्हिज़ाम का हमने पहले इंट्रो पे एक वीडियो की थी, उसके बाद ओरल कैविटी पे की थी और आज जो है हम एसोफेगस या खुराक की नाली जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो जो है ये मुख्तसर सी होगी। तो चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। ये मैं पहले कुछ स्केच बना देता हूँ ताकि वक्त जो है वो बच जाए और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और बोरिंग ना हो। तो हमने इससे पहले जो है ये बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी के बारे में पढ़ा था कि कैविटी या ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी जो है ये डाइजेस्टिव सिस्टम में इसका क्या किरदार है और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आज हम उस ग़िज़ा की नाली के बारे में पढ़ेंगे। क्या करेंगे? ग़िज़ा की नाली के बारे में पढ़ेंगे। ग़िज़ा की नाली को खुराक की नाली या एसोफेगस OESOPAGUS एसोफेगस, इसका नाम क्या है? ये नाम याद रखना है। इसका नाम है एसोफेगस। अच्छा, ये याद रखें कि ये पाइप जो है ये कोई इस तरह का पाइप नहीं है। मैंने पहले भी बताया था आपको कि ये इस तरह का कोई खाली पाइप नहीं है कि इसके ऊपर से कोई चीज़ डालें और वो ग्रेविटी की वजह से धड़ाम से नीचे गिर जाए। नहीं, ये एक मस्कुलर पाइप है और ये अंदर से खाली नहीं है, मसल्स हैं। हाँ, मस्कुलर जो है, मस्कुलर से क्या मुराद है? उज़लाती। ये एक उज़लाती पाइप है यानी मस्कुलर पाइप है, ठीक है। साथ साथ में कल भी ये बता रहा था पिछली वीडियो में भी कि बच्चों के कहने पे हम इंग्लिश साइड पे आ चुके हैं, लेकिन उसमें हम अपनी तिब की ज़ुबान जो है वो कहीं भूल न जाएं। तो मस्कुलर से मुराद क्या है? उज़लाती। तो ये एक उज़लाती पाइप है, उज़लाती या मस्कुलर पाइप है। ये अंदर से खाली नहीं होता बल्कि इसमें मसल्स होते हैं, ठीक है, उज़लात होते हैं, ठीक है। और ये यहाँ से फेरेंक्स का मैंने आपको फंक्शन बताया था। फेरेंक्स इसका बताया कि जिस स्टेशन पे फेरेंक्स है वहाँ से ये स्वाल्विंग या निगलना जो था उसके बारे में मैं बताया था। जब हम कोई मतलब निवाला या बोलस जो बनता है मुंह में, ये भी आपको मैंने बताया था कि पहले निवाला होता है, जब हम उसको चबाते हैं और वो उसको गीला करते हैं, उससे म्यूकस की वजह से वो गीला होता है और ग्राइंडिंग की वजह से वो बारीक हो जाता है। तो उसको, उस हालत को, उसकी को बोलस बोलते हैं, बोलस कहते हैं। तो जब बोलस हम स्फिंक्टर से नीचे, ठीक है, धकेलते हैं उसमें एसोफेगस में, तो इससे पहले हमारा अख्तियार होता है। इससे पहले हम अगर उसको निकालना चाहें तो बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन जो ही वो एसोफेगस में हम उसको पहुंचा देते हैं उसके बाद हमारा अख्तियार नहीं रहता। अब देखना ये है कि ये गिरता तो नहीं है, ग्रेविटी की वजह से इसको डाल दें और ये गिर तो नहीं जाएगा क्योंकि वो अंदर से खाली नहीं। ये एक उज़लाती पाइप है, ये एक मस्कुलर पाइप है, ठीक है। तो इसके ये अंदर से खाली नहीं होता, ठीक है। इसमें मसल्स होते हैं, इसमें उज़लात होते हैं, ठीक है। तो ये कैसे फिर ग़िज़ा वो आती कैसे है, ठीक है। अगर मैंने ये 3 उसकी शक्लें बनाई हैं, ठीक है। फ़र्ज़ किया हम जो ही यहाँ से इसको हमने धकेला तो ये इस जगह पे वो निवाला आ गया, इस जगह पे बोलस आ गया, ठीक है। ये क्या है? बोलस है। जब यहाँ धकेलने की वजह से आता है तो ये जो इसके ऊपर है एसोफेगस,
ये ऐसे हो जाती है, ये ऐसे हो जाती है, ठीक है। यहाँ से ये सिकुड़ जाती है, यहाँ से क्या सिकुड़ जाती है, ठीक है। ये यहाँ से कंट्रैक्ट और रिलैक्स, ये दो चीज़ें, इसके धकेलने में क्या होता है, सिकुड़ना और फैलना, सिकुड़ना और फैलना, यानी कंट्रैक्ट और रिलैक्स होना, ठीक है। ये कंट्रैक्शंस और रिलैक्सेशन, ये दो अमल हैं, इनके ज़रिए ये धकेलती है। तो यहाँ से ये कंट्रैक्ट होती है और ये जगह रिलैक्स होती है, तो बोलस जो है वो नीचे की तरफ धकेला जाता है, ठीक है। नीचे जब वो ऊपर से धकेलती है तो बोलस यहाँ आ जाता है, बोलस यहाँ आ जाता है, ठीक है। इसने धकेला तो यहाँ आ गया, तो उस वक्त ये जगह जो है, यहाँ से ये मस्कुलर वॉल जो है, मस्कुलर पाइप जो है, यहाँ से रिलैक्स हो गया और यहाँ कंट्रैक्ट हो गया, ठीक है। ये एक कंट्रैक्शन थी, यहाँ रिलैक्सेशन हो गई ये वाली, और यहाँ पे कंट्रैक्शन हुई, जिसकी वजह से फिर इसको ये कंट्रैक्शन की वजह से इसने नीचे धकेला। जो ही ये नीचे आया, ये यहाँ आ गया, उसकी कंट्रैक्शन की वजह से, उसके कंट्रैक्ट होने की वजह से, उसके सिकुड़ने की वजह से ये यहाँ आ गया, ठीक है। जब यहाँ आया तो ये जगह जो कंट्रैक्ट हुई थी ये रिलैक्स हो गई, ये क्या हो गई, रिलैक्स हो गई। और ये जगह कंट्रैक्ट हुई थी ना, ये तो रिलैक्स हो गई, लेकिन यहाँ जो है, ये जगह जो है वो कंट्रैक्शन जो थी वो यहाँ आ गई, कंट्रैक्शन जो थी वो यहाँ आ गई। तो इस कंट्रैक्शन की वजह से ये निवाला और नीचे आ गया। तो ये कंट्रैक्शन और रिलैक्शन की वजह से, ये मैंने पहले लिख भी दिया है कि इस तरह इसके फंक्शन क्या होते हैं। ये इस तरह धकेलना या पुश करके, धक्का दे के, धकेल कर निवाले को नीचे लाना, इस अमल को पेरिस्टालसिस कहते हैं। इस अमल को क्या कहते हैं, पेरिस्टालसिस कहते हैं। ये नाम तिब में न सही, लेकिन अब जो है मैं अतिबा हजरात से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये नए और ख़ासकर असातिज़ा कराम से, तिबिया कॉलेज के असातिज़ा कराम से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये चीज़ें बच्चों को ज़रूर बताएं, ठीक है ना। क्योंकि ये जो फिरंगी का तरीक़ाकार, या सॉरी माज़रत के साथ एलोपैथी तरीक़ाकार जो है, जो फिरंगी की तिब कुछ पुराने हमारे बुज़ुर्ग हुक्मा कहते थे, बहरहाल जो एलोपैथी तरीक़ाकार है उसमें ये इस तरह के अल्फाज बोल के हमारे नए हुक्मा को मरऊब कर दिया जाता है, उन पे प्रेशर और डाला जाता है, दबाव डाला जाता है, और वो इन लफ्ज़ों की वजह से पज़ल पड़ जाते हैं। वो कहते हैं यार इनको तो ये इंग्लिश आती है, इनको तो ये चीज़ें आती हैं, हमें तो इन चीज़ों का बताया ही नहीं गया। हालांकि हमारे अपने तिब के अल्फाज जो हैं वो इनसे मुश्किल हैं और वो डॉक्टर हजरात को नहीं आते, तो हम ये नहीं सोचते कि हमारे अल्फाज अगर उनके हमें नहीं आते तो हमारे उनको भी नहीं आते। नहीं, बहरहाल हमारा कोई मुकाबला वैसे नहीं है, लेकिन तिब को नई जहतों के मुताबिक ढालना है, नए ज़माने के साथ चलना है हमने, ठीक है। तो ये नाम जो हैं ये लाजमी बताने हैं। अब मैंने ये सिलसिला इसीलिए, कुछ तो ये मेरे दोस्त, मेरे बच्चे मुझे कहते थे कि अबू ये चीज़ें जो हैं हमारे सर के ऊपर से उजलाती, आसाबी और ये गुद्दी और ये चीज़ें हमारे सर से गुजर रही हैं, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ अपने मेथड को। लेकिन फिर मेरे जहन में ख्याल आया कि ये चेंज जो है ये हमारे अतिबा के लिए ज़रूरी है, हमारे नए तलबा के लिए ज़रूरी है,
ठीक है, नई जहतों के साथ। ये तो सलीमी साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी तगोदो के साथ पहले 2 साल जो एफएससी के बराबर करवाए हैं, वरना हमारी ये चीज़ें अगर देखी जाए तो ये एफएससी से कोई आसान है? ये चीज़ें तो एफएससी में होती हैं, ये कोई आसान नहीं है, ये उनसे ज़्यादा मुश्किल हैं। ठीक है, तो अतिबा हजरात से वीडियो लंबी हो जाएगी। अतिबा हजरात से गुजारिश है कि ये नाम बच्चों को याद करवाने हैं। ठीक है, तो ये क्या है? पेरिस्टालसिस। ठीक है, ये पेरिस्टालसिस जो है का मतलब है ये अमल जो धकेल कर बोलस को, ग़िज़ा को, उस निवाले को, जब हम इसके एसोफेगस जो खुराक की नाली में आता है तो इस तरह ये सिकुड़ती और फैलती है, पीछे से फैलती है, आगे से सिकुड़ती है और सिकुड़ती है और उस बोलस को आगे धकेलते हुए ये स्टमक तक ले आती है। कहाँ तक ले आती है? स्टमक तक ले आती है। तो इस तरह फैलने और सिकुड़ने के अमल से बोलस को या ग़िज़ा को मैदे तक पहुंचाने के अमल को इंग्लिश में पेरिस्टालसिस कहते हैं। पेरिस्टालसिस याद रखना है। ठीक है, और ये इसका फंक्शन यही है, इसका काम यही है कि ग़िज़ा को धकेल कर स्टमक में पहुंचाना। तो इसको एसोफेगस कहते हैं। मैंने इसकी तारीफ अपनी तरफ से लिखी है कि ऐसी लहरें, ये कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ये क्या हैं? ये ऐसी लहरें जो फैलने और सिकुड़ने के अमल के ज़रिए बोलस को धकेल कर मैदे तक पहुंचाती हैं। क्या कहलाती हैं? कंस्ट्रक्शन एंड रिलैक्सेशंस। ठीक है, ये तारीफ़ आपने लिख लेनी है, याद कर लेनी है कि ऐसी लहरें जो फैलने और सिकुड़ने के अमल के ज़रिए बोलस को धकेल कर मैदा या स्टमक तक पहुंचाती हैं, इनको क्या कहते हैं? कंट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशंस। ठीक है, अब मैदा में अब थोड़ा सा आगे ये भी बताता चलूँ कि मैदा के मुंह यानी फम मैदा के जगह पे एक रिंग या एक वाल्व सा होता है। वाल्व तो नहीं कह सकते क्योंकि वाल्व का मतलब ये होता है कि एक साइड से तरफ जाए और दूसरी तरफ ना जा सके, लेकिन मैदा में ग़िज़ा आती भी है और खुदा न खास्ता अगर उल्टी हो जाए या वॉमिटिंग हो तो ये ऊपर भी खुलता है। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है स्फिंक्टर। इसका नाम क्या है? स्फिंक्टर। क्या है? स्फिंक्टर। और ये चूँकि दिल के करीब, हमें मैदा दिल के करीब होता है तो इसको कार्डिक स्फिंक्टर कहते हैं। इसको कार्डिक स्फिंक्टर कहते हैं। ठीक है, और एक स्फिंक्टर स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान भी इसी तरह का ये रिंग होता है जिसको स्फिंक्टर बोलते हैं। इंशाअल्लाह इससे अगली वीडियो जो है वो बड़ी क्लास की वीडियो होने वाली है। स्टमक के बारे में मैं इंशाअल्लाह स्टमक का एनालिसिस करेंगे। स्टमक की एक एक चीज़ आपको बताऊंगा कि स्टमक में ग़िज़ा कितनी हज़म होती है, स्टमक में एनवायरनमेंट कैसा होता है, स्टमक की दीवार जो है इसमें क्या क्या होता है और स्टमक में कौन से अमल होते हैं। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में बशर्ते ज़िंदगी आपको तफसील के साथ बताऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।